और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जाहिर की है। जो जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है उसका स्वागत किया है असदुद्दीन ओवैसी ने, और उन्होंने कहा कि आतंक के ढांचे पर पूरी तरह से वार करके उसका पूरा खात्मा जरूरी है। भारतीय सेना पर गर्व है। असदुद्दीन ओवैसी का ये स्टेटमेंट सामने आया है। अभी 2-3 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी को मैंने इंटरव्यू भी किया था और उस दौरान भी वो यही बात कर रहे थे कि कड़ा एक्शन होना चाहिए। और जब ये पहलगाम हुआ था उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के ऊपर सीधे तौर पर निशाना साधा था। जब मेरा इंटरव्यू था तो इस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि सख्त एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर और भारत की सेनाओं को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और अब जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है भारत की सेनाओं ने इस जॉइंट ऑपरेशन के तहत, तो असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए इसका स्वागत किया है। सुनिए ओवैसी साहब को क्या कह रहे हैं। आपकी न्यूज़ अगर सही है तो बहुत अच्छा है, हमको जाके वहाँ पे ले लेना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम आपके ऊपर, वो आप बोल रहे खाली करके चले गए, तो खाली करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहाँ पे और छोड़ना नहीं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म, ये होना चाहिए। पीओके ले लेना नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही। एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता। और ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर यह है कि सेना में जवानों और अफसरों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेना में जवानों और अफसरों की छुट्टियों को रद्द किया गया है। जिस तरह के हालात इस वक्त हैं एयर स्ट्राइक के बाद, ऐसे में लग रहा है कि शायद कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की तरफ से धमकियां भी दी जा रही हैं, न्यूक्लियर वॉर की धमकी पाकिस्तान दे रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी पाकिस्तान दे रहा है। तो ऐसे में एहतियाती तौर पर ये बड़ा कदम उठाया गया है और सेना के अधिकारियों और जवानों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। और ये ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग से जुड़ी सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और आप देख सकते हैं कि जैसा हमने आपको बताया था कि सेना की 2 अधिकारी यहां इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मौजूद रहेंगी और इस प्रेस मीट को वो संबोधित भी करेंगी, ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी देंगी। तो ये प्रेस ब्रीफ सेना की अब शुरू हो रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ये प्रेस ब्रीफ जो बस अब से कुछ देर में शुरू होने जा रही है और पूरी जानकारी अब ऑपरेशन सिंदूर की दी जाएगी। और ये देखिए, ये तस्वीरें इससे जुड़ी शायद चलने लगी।
प्रेस ब्रीफ शुरू होगी, ठीक है। नमस्कार। इस ब्रीफिंग में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर ए तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं, 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर ए तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को
जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जब